हेलो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 कवर करने वाले हैं। आज का प्रश्न हमारा घा है, ठीक है, 5 का घा। बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। देखो उत्तर मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाई, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित 3 परिकल्पनाएं दी। मतलब जो बोहर का जो मॉडल है, यानी जो बोहर ने 3 परिकल्पनाएं दी थी, वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को मिलाकर अपनी 3 परिकल्पनाएं दी। देखिए पहली परिकल्पना क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा उन इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। चलो अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। पहली परिकल्पना हम समझते हैं, चलो यहाँ तक देखते हैं। देखिए भैया, ये हमारा एक परमाणु क्या है, ये अपने पास एक परमाणु दे रखा है। ओके, परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक पर जो आवेश होता है वो जेट ई होता है, जहां ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश और जेट क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं। सिर्फ हमने एक कक्षा को दिखाया, इस कक्षा में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माना इलेक्ट्रॉन का वेग v है और नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो r है। ओके, अब नाभिक के चारों ओर क्या घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इन्हें घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक, यह नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पर दिखाया, देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, F बराबर mv² अपॉन r। हमने इसको इक्वेशन 1 माना। ओके, उसके बाद अब ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, ये अभिकेंद्रीय बल मिलता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल से, ठीक है। अब ये एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया, तो दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, कूलाम के नियम से हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल Fe, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है ना, तो Q1 की जगह पे हमने ये ZE माना है और Q2 की जगह पे माना है E। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया Q1 और ये हो गया QT। ओके, अपॉन में क्या आएगा, r², ये बीच की दूरी का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने ऐसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Z और E मिलके क्या बनेंगे, E का स्क्वायर अपॉन r² हो गया। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है और इसके द्वारा जो प्राप्त, मतलब नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अभिकेंद्रीय बल है, वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमेगा। तो हमने यहीं पर इसको दिखाया है। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हमने इस दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर। देखो पहला हमारे पास ये है F बराबर mv² अपॉन r, तो ये हो गया mv² अपॉन r और बराबर, अच्छा एक चीज़ और ये रह गई, देखो यहाँ पर मिस हो गई है, बाकी यहाँ पर साथ में हम और क्या लगाएंगे इसके, देखो ये दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये रहा हमारा पहली परिकल्पना, मतलब बोहर की पहली परिकल्पना। दूसरी देखिए भाई, दूसरी परिकल्पना क्या है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, तो हमने यहाँ पर कोणीय संवेग दिखा दिया। कोणीय संवेग क्या होगा, h/2 पाई का n क्या है, कक्षाओं की संख्या, जहाँ पर n की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, और कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे। तो n हमारा क्या है, कक्षाओं की संख्या। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कोणीय संवेग का फॉर्मूला हम जानते हैं, mvr, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, mvr = nh/2 पाई। तो ये है बोहर की दूसरी परिकल्पना। एक बार और देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो ये है हमारी दूसरी परिकल्पना। अब हम देखेंगे इसकी तीसरी परिकल्पना। तो ये है हमारी तीसरी परिकल्पना। देखिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अपशोषण करता है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक परमाणु ले लिया है, ठीक है, ये अपने पास है परमाणु। ओके, परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है।
जिसको कैसा माना जाता है, धनावेश माना जाता है। अब यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने की क्या है यहाँ पर कक्षाएं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब ऊर्जा को उत्पन्न करता है अथवा अवशोषण करता है। यह है तीसरी परिकल्पना बोहर की, ठीक है। अब ऊर्जा का जो उत्सर्जन करेगा मतलब कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा एक फोटोन के बराबर, जो कि हमारे पास फॉर्मूला E बराबर h न्यू, ये होती है एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। अब यहाँ पर और बराबर हमने लिखा EI माइनस EF। EI का मतलब पहले मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो यहाँ पर इसके पास ऊर्जा कितनी थी, और उसके बाद जब यहाँ से ये यहाँ कूदा तब इसकी ऊर्जा कितनी थी, मतलब फाइनली इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, तो EI माइनस EF। बाकी EI क्या है, प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, EF क्या अंतिम ऊर्जा स्तर, H का हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट होता है 6.63 गुणा 10⁻⁴ जूल इनटू सेकेंड, और ये हमारे पास क्या है, न्यू आवृत्ति है, और ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा। तो आई होप ये आपको बोहर की तीनों परिकल्पनाएं समझ आई होंगी, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ हम बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।